हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपको टाइटल थंबनेल से देखने को मिल गया होगा, विच इज़ किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। तो देखिए, अगर आप ये टॉपिक अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तैयार कर रहे हो तो ये तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ ऐसे जनरल नॉलेज के लिए जानना चाह रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनैपिंग और एब्डक्शन के बीच में काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जैसे आज भी काफ़ी लोगों को लगता है कि किडनैपिंग में नाम किडनैपिंग आता है तो सिर्फ बच्चे का ही किडनैपिंग हो सकता है, ऐसा काफ़ी लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज स्पेसिफिक वाली कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे। किडनैपिंग वर्ड से आप ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ बच्चे का किडनैपिंग होगा, और एब्डक्शन वर्ड से ये नहीं कह सकते हो कि सिर्फ एडल्ट का होगा और माइनर का नहीं होगा। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, और अभी हम लोग प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे किडनैपिंग और एब्डक्शन के। ये चीज़ आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखिए, पहले आईपीसी का आपको रेफरेंस दे देता हूं। तो आईपीसी का सेक्शन 361 किडनैपिंग के बारे में बात करता था, और आईपीसी का सेक्शन 362 एब्डक्शन के बारे में बात करता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ने। और अब सेक्शन 137 ऑफ बीएनएस किडनैपिंग के बारे में बात करता है, सेक्शन 138 एब्डक्शन के बारे में बात करता है। चलिए, दोनों ही सेक्शन बड़े ही अच्छे से समझते हैं। तो गाइज, स्क्रीन पे अब आपको बेर एक्ट दिख रहा होगा। सेक्शन 137 सामने है, जो कि किडनैपिंग के बारे में बात कर रहा है। किडनैपिंग के बारे में क्या दिया गया है, सेक्शन 137 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि किडनैपिंग दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार क्या है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। दूसरा प्रकार कहता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो दोनों ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से बाहर लेके जा रहे हैं, एंड फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप मतलब ये है कि जो लॉफुल गार्जियन है उसकी कस्टडी से बाहर लेके जा रहे हैं। और सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए जो दिया गया है और क्लॉज बी जो दिया गया है, दोनों इन्हीं दोनों के बारे में बात करते हैं। क्लॉज ए से स्टार्ट करते हैं, जो कि बात करता है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। हुएवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन इज सेड टू किडनैप दैट पर्सन फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। क्या है, कन्वे किया गया है, बाहर लेके जा रहे हैं, कन्वेंस है। किसके लिए है, एनी पर्सन, मतलब किसी का भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था ना, किडनैपिंग मतलब सिर्फ किड नहीं होता है, और ये क्लॉज ये बहुत अच्छे से बता रहा है। एनी पर्सन कहाँ लेके गए हैं, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इंडिया विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन। ना ही उस पर्सन का कंसेंट लिया गया है, इनकेस अगर वो मेजर रहा होगा 18 साल से ऊपर। और दूसरी कंडीशन क्या है, और ऑफ सम पर्सन लीगली ऑथराइज टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, मतलब अगर वो व्यक्ति माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड रहा हो, तब भी उसका जो लॉफुल गार्जियन था उससे नहीं पूछा गया, कंसेंट नहीं लिया गया और उसको बाहर ले गए, तो इसको किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया कहते हैं। तो ये है। अब क्लॉज बी के ऊपर बात करते हैं, विच टॉक्स अबाउट किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अब देखिए, जो लॉफुल गार्जियनशिप आ रहा है बार बार, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लॉफुल गार्जियनशिप और लीगल गार्जियनशिप दोनों अलग अलग टर्म है। हालांकि बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हैं, बट थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस रहता है इनके बीच। जैसे लीगल गार्जियनशिप यूजुअली कोर्ट से होता है, कोर्ट एक गार्जियन को अपॉइंट करता है, उसको लीगल गार्जियन कहा जाता है। लॉफुल गार्जियन जो आपका होता है वो बेसिकली फैमिली अरेंजमेंट या पेरेंटल अरेंजमेंट से निकल के आता है। जैसे एग्जांपल आप ये ले सकते हो कि मान लीजिए किसी माइनर के माता पिता का डेथ हो गया है, तो कोर्ट वो जो माइनर है उसके दादाजी को अपॉइंट करते हैं कि आज से आप इसके गार्जियन हो, तो दादाजी को उस बच्चे का लीगल गार्जियन कहा जाएगा। लॉफुल गार्जियन का एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि माता पिता सिटी से बाहर जा रहे हैं, लेकिन माइनर को बाहर लेके नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने रिलेटिव के पास छोड़ दिया अपने बच्चे को, कस्टडी दे दिया, उनको गार्जियन बना दिया थोड़े दिन के लिए, तो इसको आप लॉफुल गार्जियन कह सकते हो। तो ये चीज एक्सप्लेनेशन भी वही चीज कह रहा है। द वर्ड्स लॉफुल गार्जियन इन दिस क्लॉज इंक्लूड एनी पर्सन लॉफुली entrusted with the care or custody of such child or other person, self explanatory। अब यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है। क्या एक्सेप्शन है, गुड फेथ का डिफेंस दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसको लगता है कि मैं इसका पिताजी हूँ, तो उसको अपने साथ ले जाता है, या फिर उसको गुड फेथ में ये लगता है कि ये जो बच्चा है इसकी लॉफुल कस्टडी मेरे पास है, फिर ले जाता है, तो उस केस में वो बच जाएगा, अनलेस ये नहीं प्रूव कर दिया जाए कि जो उसने एक्ट किया है वो किसी इमोरल या फिर इलीगल पर्पस के लिए किया है। तो ये एक्सेप्शन है, बहुत सिंपल सा है, कॉमन सेंस वाली चीज थी। अब चलिए इसके सबसेक्शन 2 पे आते हैं। सजा के बारे में बात कर रहा है। कितनी सजा है किडनैपिंग की इंडिया में, तो वो 7 साल दिया गया है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो ये सजा है, प्लस बीएनएसएस आप उठा के देखोगे, चार्ट उसका उठा के देखोगे जहाँ पे किसी भी ऑफेंस के बारे में दिया गया है कि ये बेलेबल होगा या नहीं होगा, कॉग्निजेबल होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि ये जो किडनैपिंग का ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल इन नेचर है,
मतलब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो विदाउट वारंट आके वो अरेस्ट कर ले जाएगी। दूसरी चीज ये है कि एक बेलेबल ऑफेंस है, मतलब यहाँ पे बेल मिलने का जो रिक्वायरमेंट है वो एज अ मैटर ऑफ राइट है, नॉट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे बेल आराम से मिल जाती है। तो ये चीज था गाइस पूरा किडनैपिंग के बारे में। अब चलिए एब्डक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। छोटू सा सेक्शन है ये, सेक्शन 138 में। तो एब्डक्शन क्या कहता है? हुएवर बाय फोर्स कंपेल्स or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। तो यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है क्या है? तो देखिए किडनैपिंग में आपका कोई फोर्स वाला कंपोनेंट नहीं था और इंड्यूसमेंट डिसीटफुल मीन्स के बारे में बात नहीं की गई। मतलब ये है कि आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे टेक्स और एंटाइसिस के बारे में बात हो रही है। एंटाइसिस मतलब क्या हुआ कि फुसलाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि एक मेजर लड़का है, माइनर लड़की से प्यार करता है, माइनर लड़की के पास वो जाता है, माइनर लड़की से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे सितारे सब तोड़ लाऊंगा, तुम बस मेरे साथ चलो, और ऐसे ही बहला फुसला के ले आता है। तो ये किडनैपिंग का एग्जांपल हो गया। और यहाँ पे कोई फोर्स वोर्स का कोई भी साइन नहीं था। अब यहाँ से आप एब्डक्शन का एग्जांपल ले सकते हो कि मान लीजिए वही सेम सिचुएशन है, लड़का प्यार करता है माइनर लड़की से, लड़की के पास गया और लड़की को धमकाने लगा, बंदूक दिखाया, चाकू दिखाया कि तुम मेरे साथ चलो नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो इसको एब्डक्शन कहते हैं, जबरदस्ती किया। तो ये तो फोर्स का एग्जांपल दे दिया मैंने। यहाँ पे डिसीटफुल मीन्स भी दिया गया है। डिसीटफुल मतलब कोई फ्रॉड करके ले आए हो किसी को, या फिर मिस रिप्रेजेंट करके ले आए हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। मतलब इंड्यूस करने के लिए फोर्स या फिर डिसीटफुल मीन्स, तब वहाँ पे एब्डक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने वाली है, वो ये है कि एब्डक्शन बाय इटसेल्फ कोई भी ऑफेंस नहीं है। अब जैसे सेक्शन 138 अगर आप देखोगे तो ये डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है एब्डक्शन के, लेकिन इसने इसको पनिशेबल नहीं बनाया। तो एब्डक्शन पर से पनिशेबल नहीं है, लेकिन अगर इसको कुछ दूसरे इंटेंशन से अगर कंबाइन कर दिया जाए, जैसे इंटेंशन टू कमिट मर्डर, इंटेंशन टू आस्क फॉर रैंसम, ये सारी चीज़ें अगर मिक्स कर दो एब्डक्शन के साथ, तब वहाँ पे वो पनिशेबल हो जाता है, जो कि अभी आपको सेक्शन 140 में आगे देखने को मिलेगा। डेफिनेशन 138 में कवर्ड है। तो यहाँ पे अपना काम हो गया है। फिर आप सेक्शन 139 देख सकते हो, बेगिंग के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि किसी बच्चे को अगर किडनैप कर दिया है फॉर द पर्पज ऑफ बेगिंग, उससे भीख मंगवाना है, तो वो भी यहाँ पे पनिशेबल होगा। वही चीज़ लिखा गया है। सबसेक्शन 1 देखिए, हुएवर किडनैप्स एनी चाइल्ड और नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ सच चाइल्ड ऑब्टेन्स द कस्टडी ऑफ द चाइल्ड इन ऑर्डर दैट such child may be employed or used for the purpose of begging shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine। तो मतलब भीख मंगवा रहे हो तो 10 साल की सज़ा है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट तक सज़ा बढ़ाई जा सकती है। सबसेक्शन 2 मेमिंग के बारे में बात कर रहा है। मेमिंग देखिए बेसिकली ये होता है कि आप कई बार ऐसे भिखारी को देखोगे जिसके हाथ में चोट होती है, या हाथ नहीं होता है, या पैर नहीं होता है, मतलब काफ़ी बुरी दशा होती है। मैं आपको बताऊं, बेगिंग एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम भी है। तो जो ये माफिया होते हैं, बेगिंग माफिया होते हैं, वो लोगों को पकड़ के लाते हैं, उनका हाथ पैर सही में ज़बरदस्ती कटवाते हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऐसे लोग जो ये क्राइम कर रहे हैं, उनका हाथ पैर काट रहे हैं, इस प्रोसेस को मेमिंग कहते हैं। मतलब एक ठीक ठाक अच्छा खासा इंसान था, उसका हाथ पैर काट के उसको डिसेबल्ड कर दिया ताकि वो भीख मांगे, क्योंकि आप भी जानते हो पब्लिक सेंटीमेंट जुड़ते हैं ऐसे भिखारियों से कि बेचारे का हाथ नहीं है पैर नहीं है तो भीख दे ही देते हैं। ये प्रोसेस को मेमिंग कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा मेमिंग करता है, whoever maims any child in order that such child may be employed or used for the purposes of begging, उसको कम से कम 20 साल की सजा दी जाएगी। तो इतना स्ट्रिंजेंट इसको बनाया गया है कि आप जबरदस्ती किसी को डिसेबल्ड कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ बेगिंग, तो उसके लिए कम से कम 20 साल की सजा है, एक्सटेंड हो सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ एंड विद फाइन। सब सेक्शन 3 बेसिकली बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात कर रहा है कि अगर एनी पर्सन नॉट बीइंग द लॉफुल गार्जियन ऑफ अ चाइल्ड एम्प्लॉयज और यूजेस सच चाइल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग, इट शैल बी प्रेज्यूम्ड। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर रहा है किसके ऊपर? जिसके ऊपर एलिगेशन लगा है। अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूफ दैट ही किडनैप्ड और otherwise obtained the custody of such child in order that such child might be employed or used for the purposes of begging। तो ये चीज़ है। उसके बाद सब सेक्शन 4 बेसिकली यहाँ पे बेगिंग के डेफिनेशन के बारे में बात करता है। कुछ ज़्यादा खास है नहीं, उसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है। अब चलिए सेक्शन 140 के ऊपर आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यही से एब्डक्शन थोड़ा उसको क्रिमिनलाइज करते हैं। जैसे सब सेक्शन 1 आप देख सकते हो, whoever kidnaps or abducts any person in order that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered shall be punished with imprisonment for
life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। किसी को एबडक्ट कर दिया है और एबडक्ट करने का रीज़न क्या है कि उसको जान से मारना है, उसका मर्डर करना है, तो उस केस में कितनी सज़ा मिलेगी? लाइफ इम्प्रीजनमेंट और रिगरस इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। ये छोटे से 2 इलस्ट्रेशन है, इसको आप पॉज करके पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये। सबसेक्शन 2, whoever kidnaps or abducts any person or keeps a person in detention after such kidnapping or abduction and threatens to cause death or hurt to such person or by his conduct gives rise to a reasonable apprehension that such person may be put to death or hurt or cause hurt to or death to such person in order to compel the government को फोर्स करने के लिए या और any foreign state or international intergovernmental organization or any other person to do or abstain from doing any act or to pay a ransom मतलब फिरौती मांगना, shall be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डेथ पेनल्टी दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि ये जो एक्ट्स यहाँ पे लिखे गए हैं ना, एबडक्शन मेनली ज़्यादातर केसेस इसी के निकल के आते थे, रैंसम मांगने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, इसलिए यहाँ पे पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हाई रखी गई है। वही आप उससे पहले वाला देखोगे, यहाँ पे मर्डर के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है, यहाँ पे डेथ पेनल्टी नहीं है। क्यों नहीं दिया यहाँ पे डेथ पेनल्टी? क्योंकि आप जानते हो कि अब ये मर्डर के लिए लेके जा रहे हो तो मर्डर का चार्ज लगेगा ना, तो जो मर्डर का जो स्पेसिफिक सेक्शन है पनिशमेंट फॉर मर्डर, जो कि आपको सेक्शन 103 में देखने को मिल जाएगा BNS के, तो उसमें भी डेथ पेनल्टी दी गई है, तो वो चीज़ वहाँ पे कवर हो जाती है। तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब चलिए सबसेक्शन 3 देख लेते हैं। whoever kidnaps or abducts any person with intent to cause that person to be secretly or wrongfully confined shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसमें। सबसेक्शन 4 बेसिकली यहाँ पे किडनैपिंग और एबडक्शन के बारे में बात कर रहा है। फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीवस हर्ट, ग्रीवसली हर्ट करने के लिए या फिर स्लेवरी करवाने के लिए या फिर अननेचुरल अपना लस्ट पूरा करने के लिए, तो उन केसेस में 10 साल की सज़ा दी गई है। तो गाइज़ ये सेक्शन 140 को हमारा कवर करता है। इसके बाद जो आपको सेक्शन दिख रहे हैं बहुत ही सिंपल से, ये आप खुद से कर सकते हो। किडनैपिंग और एबडक्शन का मेजर पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया, और ये जितने प्रोविजंस हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए, इससे आपको पता चल गया होगा कि ये दोनों ही प्रोविजंस एज स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा जो लोगों के दिमाग में होता है, किडनैपिंग अगर नाम आ रहा है तो बच्चे के साथ ही किडनैपिंग होगा, एबडक्शन है तो एडल्ट के साथ ही होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जनरली आप कह सकते हो कि बच्चों के साथ ज़्यादा किडनैपिंग के केसेस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का किडनैपिंग होता है। तो ये चीज़ है। अब चलिए थोड़े केस लॉस को देख लेते हैं। तो एक केस लॉ है कविता चंद्रकांत लखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2018 के केस है। यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा था कि अगर लड़की का एबडक्शन हुआ है तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू अट्रैक्ट द ऑफेंस ऑफ एबडक्शन। मैंने आपको बताया था कि एबडक्शन पर से कोई ऑफेंस नहीं है, उसके साथ एक अल्टीरियर मोटिव होना चाहिए, कुछ इंटेंशन होना चाहिए, दूसरा कोई क्राइम कमिट करने के लिए। तो जब तक वो प्रूव नहीं होगा तब तक एबडक्शन की सज़ा नहीं मिलती है। जैसे इस केस में अगर ये प्रूव होता कि एबडक्शन किया है रेप करने के लिए या फिर ज़बरदस्ती शादी करने के लिए या फिर मर्डर करने के लिए, तब वहाँ पे एबडक्शन का धारा लग जाता। इसके बाद एक केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजाराम, 1974 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अक्यूज्ड को कन्विक्ट किया था, अपहेल्ड किया था उसका कन्विक्शन, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि अगर कोई किसी व्यक्ति को उसके लॉफुल गार्जियनशिप से एंटाइज कर रहा है या टेक अवे कर रहा है, तो वहाँ पे उसको किडनैपिंग का ऑफेंस बोला जाएगा। और जो यहाँ पे कंसेंट के बारे में बात हो रही है कि अगर लॉफुल गार्जियन का भी अगर कंसेंट लेना है तो वो फ्री होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, नहीं कि डरा धमका के ज़बरदस्ती वहाँ पे कंसेंट ले लिया तो वो भी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। कंसेंट तभी वैलिड होगी जब वो फ्री हो और वॉलंटरी हो। अब इसके बाद जो केस है वो है एस वर्धाराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें बेसिकली केस ये होता है कि माइनर लड़की होती है, वो क्या करती है कि खुद अपनी मर्जी से अपने घर वालों को छोड़ के, अपनी गार्जियनशिप को बेसिकली छोड़ के वो भाग आती है अक्यूज के पास उसके साथ शादी करने के लिए। अब ये जो भागने का प्रोसेस था उसमें कोई फैसिलिटेशन उस अक्यूज पर्सन ने नहीं किया, लड़की ने खुद किया, सब अपनी मर्जी से किया, मतलब यहाँ पे लड़की की कंसेंट भी थी और वो अक्यूज के पास चली गया। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस करती है कि जो टेकिंग अवे और एंटाइसिंग वाला एलिमेंट था वो यहाँ पे नहीं फुलफिल हो पा रहा है फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग, क्योंकि लड़की तो खुद से चल के आई थी ना, तो यहाँ पे ना टेकिंग अवे आ रहा है ना एंटाइसिंग आ रहा है, और इसके चलते यहाँ पे जो लड़का कन्विक्ट था उसको कोर्ट एक्विट कर देती है। कोर्ट का कहना ये है कि जब वो लड़की
आ रही थी, वो जो पूरा स्टेज था उसमें अगर लड़के का रोल है जिसने हेल्प किया टेकिंग अवे करने में या एंटाइज करने में, तब आप ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग मेड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर खुद से आ रही है, सब पूरा प्रोसेस खुद ही करके आ रही है, तो उस केस में यहाँ पे नहीं होगा। तो गाइज यही सब था किडनैपिंग और एब्डक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपके दिमाग में सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू LLB वाला।